दोस्तों आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लगता है इस कहावत को पूरे इंडिया ने काफ़ी सीरियसली ले लिया, सिर्फ पंजाब और हरियाणा को छोड़कर। क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी ओलंपिक में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स हरियाणा और पंजाब के ही हैं। कल से जापान के टोक्यो में ओलंपिक्स स्टार्ट हो चुके हैं और इस बार इंडिया की तरफ से सबसे बड़ा दल गया हुआ है ओलंपिक्स के लिए। टोटल मेंबर्स 127 हैं, जिसमें से 40 केवल हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ी हैं। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन में खाली 4.5 से 5% पॉपुलेशन हरियाणा और पंजाब की है, जिसमें से 40% प्लेयर्स खाली इस 5% पॉपुलेशन से निकल रहे हैं। क्या रीजन है इसके कि 150 करोड़ लोगों में से खाली 5% वाले स्टेट्स 40% से ज़्यादा एथलीट्स प्रोड्यूस कर रही है, जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स में। आप जानते ही होंगे कि किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट वगैरह को छोड़ दे, फुटबॉल वगैरह, तो ओलंपिक से बड़ा कोई स्टेज होता नहीं है। ये एक सबसे ऊपर का लेवल है जहाँ पर कोई भी खिलाड़ी अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता है। वैसे इस बार के ओलंपिक्स बिल्कुल अलग है जैसे पहले हुआ करते थे, क्योंकि कोरोना की वजह से सारी चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से की जा रही हैं। जो कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया गया था। सारे एथलीट्स को भी वहाँ पर नहीं बुलाया गया था, खाली कुछ चुनिंदा एथलीट्स थे जो वहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में गए हुए थे। और बाहर के लोगों को, यानी कि जो दूसरी कंट्रीज से लोग आए हैं, उनको वहाँ पर देखने की अनुमति नहीं थी, यानी कि बाहर के दर्शक वहाँ पर नहीं जा सकते थे। और यहाँ तक कि लोकल ऑडियंस भी प्लेयर्स को चीयर तक नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब लोग चीयर करते हैं, शोर मचाते हैं, तो ओलंपिक कमेटी का कहना है कि उनके मुंह से हो सकता है वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर जो हमारा सलाइवा होता है वो निकल जाएगा, तो जिससे कोरोना फैलने का जो है खतरा बढ़ सकता है। इसलिए वहाँ पर सिर्फ लोगों को तालियां बजाने की अनुमति दी गई है। प्लेयर्स को भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पर फॉलो करनी पड़ रही हैं, जैसे कोई भी बाहर नहीं जा सकता अपने रूम से, उन्हें एक बायो बबल में रहना है, कोई भी इधर उधर नहीं घूम सकता जैसे मन किया। काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं जिनको वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, प्लेयर्स के द्वारा भी और जो उनका स्टाफ है उनके द्वारा भी। क्योंकि ये देखना काफ़ी चैलेंजिंग होगा सारी कंट्रीज़ को कि एक तो उन्हें मेडल लाना है, जीतना है, फिर उन्हें कोविड से भी बचाना है खुद को। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली है सारे देशों के लिए कि किस तरीके से अपने आप को सेफ रखते हैं और उस बायो बबल को फॉलो करते हुए, सारे प्रोटोकॉल्स को देखते हुए मेडल कंट्री के लिए लेके आए। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि पंजाब और हरियाणा के अलावा क्यों किसी और स्टेट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है ओलंपिक्स खेलों के लिए। ये बात ओलंपिक की नहीं हो रही है, बात कॉमनवेल्थ गेम्स की करें तो वहाँ पर भी यही हाल होता है। क्योंकि 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भी टोटल इंडिया ने 66 मेडल्स जीते थे, जिसमें से हरियाणा के अकेले के 22 मेडल्स थे। तो आप देख लो 33% मेडल हरियाणा ने अकेले ने जिताए थे भारत को। तो ये दिखाता है कि हरियाणा का कितना दबदबा है इंडियन स्पोर्ट्स में। अब आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हरियाणा और पंजाब स्पोर्ट्स में इतना आगे हैं बाकी सारे स्टेट से। तो दोस्तों इस चीज़ के 3 कारण माने जाते हैं। सबसे पहला रीज़न जो होता है, जो हमारी परवरिश होती है, जो हमारा रहन सहन, हमारा खान पान होता है। तो हरियाणा और पंजाब के लोगों का अगर आप खान पान देखोगे तो वो खेतों से जुड़े हुए लोग हैं, कृषि से जुड़े हुए लोग। वहाँ पर भैंस होती है, गाय होती है, सारी चीज़ें उनकी खेतों में होती है, मतलब सारी चीज़ें वो ऑर्गेनिक चीज़ें कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर। जैसे उनका दूध, दही, पनीर, ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं बचपन से ही, तो उनमें एक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है बाकी और लोगों से। अगर आप दिल्ली के लोगों को देखो, मुंबई के लोगों को देखो, तो यार ये चीज़ें जो आती हैं, जैसे पैक्ड दूध आता है या फिर दही आती है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों में मिलावटें होती हैं, प्योर नहीं होती हैं चीज़ें। तो गांव का जो बंदा है, जो बचपन से उसकी डाइट रही है दबा के दूध पीना, दही खाना, पनीर खाना, तो वो चीज़ उसको एक अलग ही स्ट्रेंथ दे देती है बचपन से ही। तो जो उसकी बिल्ड होती है ना, वो एक अलग तरीके की होती है, जो कि बाद में उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाती है उसके स्पोर्ट्स करियर को लेके। मैं वेजिटेरियन हूँ मैडम, और दूध है, दही है, मक्खन है, बादाम है। और दूध कितना पीते हैं दिन में? दूध कितना पीते हैं? 2-3 लीटर पीता हूँ। 2-3 लीटर? हाँ जी। और घी? घी में मक्खन खाता हूँ, वैसा घी में खाता नहीं हूँ। तो पहला रीज़न तो दोस्तों यही हो गया कि उनकी जो डाइट होती है, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना जो होता है, वो उनको अलग बनाता है बाकी और लोगों से। दूसरा रीज़न हो गया यहाँ पर बच्चों को जो प्रमोट किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए। अब हरियाणा में देखो, बच्चा कोई भी अगर बोलता है कि भाई मेरे को क्रिकेट खेलनी है, मेरे को कबड्डी खेलनी है, मेरे को कुश्ती करनी है, मेरे को बॉक्सिंग करनी है,
तो वहाँ पर बच्चों को उनके पेरेंट्स जो सपोर्ट करते हैं। कोई भी अगर उनको एक्टिविटी करनी है तो वहाँ पर ये नहीं है कि भाई अगर खेलेगा कूदेगा तो बच्चा ख़राब हो जाएगा। उनकी मेंटलिटी क्या है, लोग वहाँ पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं अपने बच्चे के लिए। अगर बच्चे को स्पोर्ट्स में जाना है तो पूरा सपोर्ट करेंगे। आपने मूवी देखी होगी दंगल, उसमें सारी फोगाट सिस्टर्स जो थी, उसमें लोगों ने मतलब पड़ोसी उनके हो गए, आस पड़ोस के समाज के लोग चाहते थे, भाई क्या कहते थे, लड़की को खिला रहे हैं, शर्म नहीं है इसको, लड़की अच्छी नहीं लगती कुश्ती करती हुई। लेकिन आपने देखा होगा उनके पिताजी ने किसी की नहीं सुनी, उनके बच्चे चाहते थे, उनके पिताजी का एक सपना था, उस सपने के लिए उन्होंने बच्चों के साथ मेहनत करी और आज उन बच्चों की मेहनत, उनके पिताजी की मेहनत की वजह से किस मुकाम पर है ये दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है ये चीज़। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। फिर तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है भाई कि सपोर्टिव क्यों है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक ऐसा माहौल मिलता है। गवर्नमेंट वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने कि लोगों को सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से भी। जैसे मैं यूपी की बात करूं तो यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़, लेकिन वहीं यूपी का बजट स्पोर्ट्स का कितना है, मात्र 200 करोड़ रुपए। तो आप सोच सकते हैं 25 करोड़ लोगों का सिर्फ 200 करोड़ रुपए बजट। वहीं हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा की पॉपुलेशन 4 से 5 करोड़ के बीच है, लेकिन वहाँ का स्पोर्ट्स बजट करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास है। तो आप देखिए हरियाणा में 4-5 करोड़ लोगों के लिए 400 करोड़ का बजट, वहीं यूपी में 25 करोड़ लोगों के लिए 200 से 250 करोड़ का बजट। तो जब बजट इतना कम होगा तो लोगों को सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी। तो हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और ये काबिले तारीफ इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा की जो टोटल जीडीपी है वो करीब 9 लाख करोड़ के आसपास है, वहीं यूपी की टोटल जीडीपी 20 लाख करोड़ के आसपास है। तो इतना जीडीपी में फ़र्क होने के बाद भी स्पोर्ट्स के लिए इतना जो हरियाणा सरकार करती है, उसी का नतीजा है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हरियाणा से हर साल निकलते हैं। वहीं बात करें अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान की भी जीडीपी करीब 13 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब 4 लाख करोड़ ज़्यादा है हरियाणा से। लेकिन वहाँ का स्पोर्ट्स बजट क्या है, मात्र 100 करोड़ रुपए। जब यार आपका बजट ही नहीं होगा, जब आप स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करोगे, बच्चे मतलब कहाँ से, बच्चों को कहाँ से इंकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ भाई हमारे गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे करियर हो सकता है स्पोर्ट्स में। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तब तक। मेरे को लगता है स्पोर्ट्स जो चीज़ होती है वो कई लोगों के सपोर्ट से चलती है। वहीं बात करें अगर हम हरियाणा की, कि हरियाणा सरकार ओलंपिक के लिए एक प्लेयर को तैयार करने के लिए कितना खर्चा करती है, तो 15-16 लाख रुपए हरियाणा की सरकार खर्च कर देती है एक प्लेयर के ऊपर। वहीं राजस्थान में ये अमाउंट है 4-5 लाख रुपए की, एक प्लेयर के ऊपर 4-5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं ओलंपिक जैसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक मार्जिन है हरियाणा और राजस्थान के प्लेयर्स के बीच। तो जब भाई फैसिलिटीज़ उस लेवल की नहीं है तो परफॉर्मेंस भी उस लेवल की आपको कभी नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको फैसिलिटीज़ ही देनी पड़ेगी उसी लेवल की। फिर एक बात आ जाती है कि भाई जो कोच होते हैं प्लेयर्स के, जो प्लेयर्स को तैयार करते हैं, उन्हें कितना सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, क्या चीज़ें मिलती है। तो जब कोई प्लेयर मेडल लेके आता है ना, तो हरियाणा सरकार प्लेयर को तो पैसे देती ही देती है, जो कोच होता है ना उस प्लेयर का, उसको भी सम्मान देती है और उसको भी एक अच्छा खासा अमाउंट देती है। जैसे कि अभी अगर कोई गोल्ड मेडल लाता है ओलंपिक में तो उसके कोच को 20 लाख रुपए हरियाणा सरकार देगी, और जो प्लेयर होगा प्लेयर को 6 करोड़ रुपए देने का वादा किया है हरियाणा की सरकार ने। लेकिन इसी से कुछ यूपी की सरकार भी सीख रही है, और इस बार अगर ओलंपिक में कोई प्लेयर मेडल लेके आएगा यूपी का, तो यूपी की सरकार उसे भी 6 करोड़ रुपए इनाम में देगी। और यूपी से अगर कोई प्लेयर पार्टिसिपेट कर भी रहा है, वो कोई मेडल नहीं जीतता, अगर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा भी तो उसे यूपी की सरकार 10 लाख रुपए का इनाम देगी। उसी तरीके से कर्नाटक और गुजरात की सरकार ने भी ऐलान किया है कि जो प्लेयर उनका गोल्ड मेडल लेके आएगा ओलंपिक में, उन्हें वो 5-5 करोड़ रुपए की धनराशि इनाम में देगी। उसी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने भी गोल्ड मेडलिस्ट को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पर हमारी ममता दीदी की, जो बातें इतनी बड़ी बड़ी करती हैं प्लेयर्स के लिए, पता नहीं क्या क्या बोल देती हैं, लेकिन जेब से उनकी निकलती है ठन्नी है भाई। उन्होंने क्या वादा किया है, एक तरफ जहाँ अलग अलग सरकारें कोई 6 करोड़ दे रही है, कोई 5 करोड़ दे रही है, बंगाल की सरकार ने कहा है कि भाई अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आएगा बंगाल का प्लेयर, उसको हम इनाम के रूप में 25 लाख रुपए देंगे। आप सोच रहे हो
एक जगह मिल रहे हैं 6 करोड़ और वहीं एक प्लेयर को मिल रहे हैं 25 लाख रुपए। तो इनसे बातें करवा लो, बाकी काम वाम और प्लेयर्स मतलब बस राजनीति करवा लो इनसे हर चीज़ में। अगर आप भी चाहते हो भाई आपके प्लेयर्स भी कुछ अच्छा करें, प्लेयर्स मोटिवेट हों, यूथ में एक अलग आग पैदा हो कि हाँ कंट्री को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना है, तो कम से कम उन्हें इनाम तो दो जो वो डिज़र्व करते हैं। जो अलग अलग सरकारें दे रही हैं कुछ तो सीखो उनसे, बातें बनानी आती है बस। चलो जी, राजनीति तो खैर इनकी हर चीज़ में होती रहेगी, हमारी भी थोड़ी बहुत निकल ही जाती है क्योंकि थोड़ा गुस्सा आता है पढ़ के जब चीज़ों को पढ़ते हैं देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।